आप सभी को नमस्कार। साथियों, देखते ही देखते हम लोग मृदुला गर्ग जी पर चल रहे एकाग्र की 11वीं कड़ी तक आ पहुंचे हैं। आज कथाकार, स्तंभकार, अनुवादक, व्यंग्यकार मृदुला गर्ग जी पर चल रहे एकाग्र की यह 11वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ सुपरिचित लेखक मधु कांकरिया जी जुड़ी हुई है। हम उनकी कहानियों से, उपन्यासों से, उनके विचारपरक आलेखों से भली भांति अवगत हैं। ऐसे में मधु कांकरिया जी क्या सोचती हैं मृदुला गर्ग के लेखन को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, इस पर बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण बातचीत होने जा रही है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े रहें, यह अनुरोध है। एक लेखक, एक बड़ा लेखक, एक युगांतरकारी लेखक कई तरह की परतों में लिख रहा होता है। सीधी सादी दिखती उसकी शैली भी दरअसल कई परतों में छिपी हुई होती है। और जब हम मृदुला गर्ग के लेखन की बात करते हैं, उनकी कहानियों की या उनके उपन्यासों की बात करते हैं, तो उसमें निश्चय ही एक ऐसी बहुस्तरीयता है जिसकी पर्याप्त चर्चा अपेक्षित है। हम इस एकाग्र में यह भी कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमने टाइटल भी यही रखा है, मृदुला गर्ग लेखन और व्यक्तित्व की कोई परतदार संरचना। लेखन और व्यक्तित्व की कोई परतदार संरचना, यह कैसे है और इन सब का महत्व क्या है और इसके बहाने लेखक किस तरह की जटिलता को, किन तरह के जो एक सामाजिक, मानसिक यथार्थ का जो एक संकुल है, उसको हमारे सामने लाना चाहता है, इन सब पर चर्चा होगी। आज हमारे साथ लेखक और स्तंभकार मधु कांकरिया जी जुड़ी हुई हैं। तो आइए मित्रों, हम उनका स्वागत करते हैं और सीधे उनका वक्तव्य सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत मधु जी, नमस्कार जी। धन्यवाद अर्पण जी। और मित्रों, मित्रों आवाज जी ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। स्वागत। मित्रों, मृदुला जी पर आज का जो मेरा वक्तव्य होगा वो उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार हम किसी कहानी का पहला ड्राफ्ट लिखते हैं। जब हम कोई भी पहला ड्राफ्ट लिखते हैं तो जैसे जैसे हमारे विचार, हमारे भाव आते हैं, हम लिखते जाते हैं। हम कांट छांट नहीं करते हैं, वो सब हम दूसरे ड्राफ्ट में करते हैं। तो आज मृदुला जी को मैं वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगी जैसा मैंने उन्हें देखा, समझा और जैसी वो मेरे सामने आ रही हैं, बिना किसी कांट छांट के। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मृदुला जी से मेरी पहली मुलाकात कब हुई थी। यद्यपि बाकी दूसरे कई लेखक हैं जिनसे मुझे खूब अच्छे से याद है कि मैं पहली बार कब मिली थी। होता है कई बार कि जब हम किसी लेखक को बहुत पढ़ते हैं, एक लंबे समय से पढ़ते हैं, तो एक इमेज बन जाती है हमारी उस लेखक की। हम सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, हम उनके संग मिलो चलते भी हैं और जाने कितने दृश्य अदृश्य सूत्रों से उनके बारे में सुनते हैं, तो एक अलग तरह की इमेज हमारे सामने बन जाती है। तो मृदुला जी के बारे में मैंने बहुत सारी ढेरों बातें सुनी थी और उनको पढ़ तो मैं लगातार रही थी। तो मुझे आज भी अच्छे से याद नहीं है कि मैं उनसे पहली बार क्या भारतीय भाषा परिषद के हिंदी उर्दू कुंभ मेले में मिली थी। वो लेकिन यदि मिली भी थी तो वो मिलना बहुत औपचारिक था। मुश्किल से मैं 2-3 मिनट के लिए मिली होगी। मुझे लगता है कि मैं काफी समय बाद दिल्ली में मेरी उनसे एक मुकम्मल मुलाकात हुई थी। तो बहरहाल मृदुला जी के बारे में मैं काफी पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते किसी ने मुझे बतलाया कि बहुत बोल्ड लेखिका है और इनकी तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मुझे और ताजुब आया कि ऐसी लेखिका से सत्ता को क्या तकलीफ हो सकती है। फिर मुझे पता चला कि वो इकोनॉमिक्स में एमए है, तो मेरा और झुकाव और बढ़ गया। ढेरों कहानियां मैंने उनकी पढ़ रखी थी और मैंने ये भी देखा
कि आलोचक उन्हें स्त्री पुरुष संबंधों पर लिखने वाली लेखिका के रूप में भी कई बार उनका जिक्र करते हैं। एक आलोचक ने तो ये भी कहा, एक आलोचक क्या, मेरे ख्याल से कई आलोचकों ने कहा कि घोषित रूप से स्त्रीवादी लेखिका नहीं होने पर भी मृदुला जी ने ऐसी ढेरों बोल्ड नायिकाएं हिंदी साहित्य को दी है, जिन्होंने दमक के पूछा है, मैं कौन हूँ, क्या है मेरी पहचान। इन नायिकाओं ने अपने स्व को पहचाना और किसी की पत्नी, पुत्री, बेटी बनने से इनकार किया और अपने स्व की यात्रा की। अपने हाथों में छेली हथौड़े लेकर इन नायिकाओं ने अपने ताजमहल गढ़े, अपने भीतर की अंतर्ध्वनि को पहचाना और किसी और की प्रतिध्वनि बनने से इनकार किया। मानती हूँ ये सारे मुद्दे मृदुला जी के लेखन में हैं, लेकिन मृदुला जी के लेखन में इससे बढ़कर भी बहुत सारी चीजें हैं। एक व्यापक रेंज है, वे जीवन की लेखिका है। मैंने देखा है उनके उपन्यासों में भी अपने समय और समाज के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है, समस्याएं है, उनसे टकराती है। उन्होंने जो हाशिए पे जो खड़ी पीड़ित मानवता है उसकी सुधि ली। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ये सही नहीं लगता है कि एक ऐसे व्यापक रेंज वाली लेखिका को आप स्त्री विमर्श या स्त्री पुरुष के संबंधों पर लिखने वाली लेखिका के रूप में डाल दो। दिमाग में मेरे हमेशा ये सवाल कुलबुलाता रहता है कि ऐसा क्यों होता है। मैंने देखा है कि मृदुला जी ने ढेरों उपन्यास लिखे हैं, लेकिन अधिकतर उनके चर्चा के केंद्र में रहता है चित्त कोबरा। तो मुझे लगा कि शायद इसलिए रहता होगा कि ये अवैध प्रेम पर लिखा हुआ है, लेकिन अवैध प्रेम पे तो भूतों ने लिखा है। तो क्या ये इसकान चर्चा के केंद्र में रहा कि इसमें जो नायिका है उसके अंदर कोई अपराध भावना नहीं है, वो पति को भी संभाल रही है, प्रेमी को भी संभाल रही है। लेकिन जब दुबारा तिवारा मैंने उपन्यास को पढ़ा तो मैंने देखा कि इसमें एक अजीब बात है कि जो संभोग के चरम क्षणों में जो नायिका है उसका दिल और दिमाग अलग अलग चलता है। तो इस प्रोसेस में जो पति है वो एक प्रकार से वस्तु में तब्दील हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये कारण जरूर रहा होगा, क्योंकि ये हिंसा बहुत पैदा करता है। और मजे की बात ये भी है कि चित कोबरा के पहले उनका अनित्य सामने आ चुका था, जो कि ऐतिहासिक और राजनीतिक उपन्यास है। तो फिर क्या कारण है कि उनके जो इतने व्यापक रेंज को आप स्त्री पुरुष के संबंधों पर लिखने वाली लेखिका के रूप में रिड्यूस कर रहे हो। तो कई बार होता है कि जो महिलाएं राजनीति को समझती है या राजनीति पे बोलती है, दखल करती है, वो पितृ सत्ता या व्यवस्था के द्वारा उतनी सहज स्वीकार नहीं की जाती है। और ये भी देखिए कि 2006 में उनका एक नया कहानी संग्रह सामने आया था, पेंगुइन सीरीज का। तो इत्तेफाक से वो मेरे हाथ में लग गया, मैंने पढ़ा। उसमें 10-12 कहानियां थी और आप देखिए कि इसमें कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जिसे आप कह सको कि ये स्त्री पुरुष संबंधों पर कहानी। ये वो कहानियां थी जिन्होंने मुझे सोचना सिखाया, जिन्होंने मुझे देखना सिखाया। मैं कह सकती हूँ कि वे हिंदुस्तान की सच्ची कहानियां थी, क्योंकि इन कहानियों को पढ़ के जहाँ मेरी दुनिया बड़ी हुई वहां मैंने ये भी देखा कि इन कहानियों में जो लेखिका है वो समय को सिर्फ दर्ज ही नहीं कर रही है, वो समय खुद बन चुकी है। इन कहानियों का जो वितान है वो आप सोचिए समकाल से होते हुए सभ्यता के आदिम काल तक पहुंचता है। तो कहानियों का मैं जिक्र करना जरूर चाहूंगी। उनमें से एक कहानी है जो मुझे, दोनों ही मुझे बेहद प्रिय है। उनमें से एक कहानी है जूते का जोड़ और गोभी का तोड़। आप सोचिए कि एक अद्भुत कहानी है। मृदुला जी इस कहानी के बहाने से दिखलाती है कि हमारे सामाजिक व्यवस्था में जातिवाद का जहर कितना गहरे तक फैला हुआ है। इस कहानी के दो किरदार हैं, इसमें एक मुंशी जी हैं और एक मोची है। तो मोची का जीवन है, मैं जब ये कहानी पढ़ रही थी तो मुझे अदम गोदबी का वो शेर याद आ रहा था कि वो कहते हैं ना कि आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलता हूँ चमारों की गली में आपको। तो यहाँ आप उसी जिंदगी के ताप को देखोगे, जो सामाजिक व्यवस्था में जो जातिवाद है उसके जहर को आप देखोगे। तो इस कहानी के दो नायक है, एक मुंशी जी हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, दोनों रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन दोनों बहुत खुददार हैं और और अपने आप ही अपनी जीविका कमा रहे हैं। और जो मुंशी जी के बाद जो चमार है वो जूते का काम करता है।
और जो मुंशी जी है, एक बार उनको वो उनकी फसल काफी अच्छी होती है तो उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो वो दीवार पे अपना गोभी का फूल टांग देते हैं। तो उनका दोस्त है वो चुटकी लेते हुए कहता है कि भाई तुमने तो गोभी का फूल लगा दिया, लेकिन मेरा व्यवसाय तो मोची का है, तो क्या मैं जूते को दीवार पे टांग के माला पहना दूं? तो वो मना करता है मुंशी जी से कि भाई तुम ऐसा मत करना, यदि तुमने ऐसा किया तो गांव के ब्राह्मण तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएंगे। फिर दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती है। वही फिर एकाएक क्या होता है कि वो जो चमार है उनकी मृत्यु हो जाती है। आप देखिए कि जो कलम की मल्लिका है मृदुला जी, वो कितनी चतुराई से मौत को चुनती है। क्योंकि मौत ही देखिए कि हिंदू समाज में एक ऐसा एक ऐसी घटना है जहाँ सारे कर्मकांड होते हैं। अब जो चमार की मौत के बाद मुंशी जी को अपने दोस्त की याद आती है कि वो चाहता था कि उसके प्रोफेशन को इज्जत बख्शी जाए, तो वो उसके घर के बाहर खूंटी टांगते हैं, अपने जूता को माला पहना देते हैं। इस प्रकार जो महिला जो मृदुला जी है वो जातिवाद का, ब्राह्मणवाद का मजाक उड़ाती है। एक और कहानी का जिक्र करना चाहूंगी, वो है विनाश दूत। आप देखिए कि कितनी वैश्विक चेतना से भरी हुई है ये कहानी। ये कहानी लिखी गई थी भोपाल गैस त्रासदी के बाद। और आप देखिए कि जब 1985 में ये कहानी लिखी गई थी, तब तक भारत में उस भूमंडलीकरण शुरू नहीं हुआ था और व्यापक पैमाने पर विदेशी पूंजी नहीं आई थी। लेकिन फिर भी देखिए कि लेखक कितना भविष्य दृष्टा होता है। तो यहाँ लेखिका कहती है, तो उनके कहने का मंतव्य ये है कि जो विदेशी पूंजी होती है, चूंकि उसका आधार फायदा होता है, इसलिए कभी मानव हित में काम नहीं कर सकती है। और आप देखिए कि ये कहानी ने सरहदें पार करी। इस कहानी का अमेरिका में की जो मैगजीन है फिक्शन इंटरनेशनल, उसमें अनुवाद हुआ, नोट लव इन भोपाल। ये कहानी जर्मन में अनुदित हुई, इटली के मिलान शहर में इसका पाठ हुआ, और जाते जाते कहानी चीन तक पहुंची। लेकिन हमारे हिंदी समाज में इस कहानी की किसी ने सुध नहीं ली। तो आप देखिए कि इतनी सुंदर इत कहानियां उन्होंने दी है। इन दो कहानियों को तो मैंने जिक्र ही किया है। इसके अलावा आप देखिए कि जहाँ कुमुलिनी खिलती है, बेंच पर बूढ़े टूटे टूटे आदमी, ये वो कहानियां हैं जो जो मानवीय त्रासदी के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। लेकिन इन कहानियों का जिक्र नहीं होता है। मिथिला जी की जब भी कहानियों का जिक्र होता है, उछल कर सामने आती है हरी बिंदी, सामने आती है कितनी कैदे, वितृष्णा, वो दूसरी औरत। तो वो सब कहानियां क्यों नहीं सामने आती है जहां वो पीड़ित मानवता के पक्ष में खड़ी है? मुझे याद है कि एक बार इस्मत चुगताई ने अपने इंटरव्यू में बड़ी दुखी होकर कहा था कि मैंने इतनी कहानियां लिखी, लेकिन हमेशा लोग चर्चा करते हैं लियाफ की। तो वही मृदुला जी के संग है कि हमेशा चर्चा होती है उनकी हरी बिंदी जैसी कहानियों की, या फिर उनकी चर्चा होती है इनकी चितकोबरा जैसे उपन्यासों की। जबकि उनके जो उनका एक बेहतरीन उपन्यास है मैं और मैं, जिसकी मैंने कभी चर्चा नहीं देखी सुनी। एक अद्भुत उपन्यास है वो। आप सोचिए पूरा उपन्यास व्यंग और हास्य की शैली में लिखा गया, और एक जासूसी उपन्यास जैसा रोचक उपन्यास है। उपन्यास जैसे लग रहा है कि जासूसी कथा आगे बढ़ रही है, लेकिन उपन्यास आगे बढ़ता है दर्शन के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर। इस उपन्यास में लेखिका ये बतलाना चाहती है कि आप में कितनी भी प्रतिभा हो, लेकिन यदि आप में बुनियादी मानवीय मूल्य नहीं है, तो आपकी प्रतिभा कभी भी फलीभूत नहीं होगी, वो बर्बाद हो जाएगी और आपको भी बर्बाद करेगी। बहुत सुंदर घटनाक्रम से ये सब चीजें घटती है। उपन्यास में एक नायिका है जो उच्च वर्ग से है, और जो एक प्रतिभा संपन्न लेखिका है, और एक नायक का कौशल जो भी काफी जीनियस टाइप का लेखक है। और दोनों मिलते हैं, दोनों को दोनों की जरूरत है, लेकिन दोनों के बीच समय का टुच्चापन फैला हुआ है। जो कौशल है उसे पैसे की जरूरत है, और वो नायिका को तरह तरह से उसको अपने पंजे में फंसाता है, उससे पैसा हड़पता है। और जो नायिका है उसे भी उसकी जरूरत है, क्योंकि वो उसके पास वो काफी जीनियस है, उसके पास लेखिक प्रतिभा है, वो उसे विचार विमर्श कर पाती है। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है कि वो जो नायिका है वो देखती है कि कितना भी उस बंदे को वो हेल्प कर दे, उसकी भूख मरती नहीं है।
और इसके अलावा देखिए कि वो उपन्यास में जो नायिका है, वो ये उपन्यास देखिए किस प्रकार वो व्यवस्था को भी अपने सवालों के घेरे में खड़ा करता है। इसका एक संवाद बोलना चाहूंगी। उपन्यास में आप देखिए एक संवाद है, जहाँ गौर कीजिएगा। जिसमें वो कहती है कि खुशहाली और किसे कहते हैं, इतने ढेरों हाथ और इतना कम काम, एक काम को हासिल करने को बेकार 20 हाथ, जितने ज्यादा हाथ उतने कम दाम, दाम गिराते चलो और कम दम हाथों में से एक जोड़ी दमदार हाथ चुन लो, इतने कम दाम पर कि हाथ काम तो करे पर पेट भरे नहीं। अब आप सोचिए कि बेरोजगारी पर और दिन पर दिन सस्ते होते श्रम पर इससे बड़ा तंज क्या होगा। और आप देखिए कि कितना जटिल चरित्र है उसका, कौशल का, जिसे लेखिका ने खींचा है। और किस प्रकार देखिए कि उसका जो मानव मनोविज्ञान है, जो मानव स्वभाव है, उस पर कितनी अचूक पकड़ है लेखिका की। वो नायिका कहती है, एक माधवी कहती है, इस आदमी का पेट नहीं भरेगा, यह वह जोंक नहीं जो भरपेट खून चूस लेने पर फूला पेट लिए नीचे गिर पड़े। जोंक की तरह यह सहज प्रवृत्ति से शोषण नहीं करता, यह आदमी का बच्चा है, लिहाजा एक दिमाग भी है इसके पास, सोचने विचारने की शक्ति, तर्क बुद्धि, स्वार्थ परक विवेक बुद्धि, कुटिल जीवन दर्शन, बहुत सारे मददगार हैं इनके, ये लेखिका कहती है। और आप देखिए कि जब ये समय का कीचड़ लेखिका को भी अपने चपेट में ले लेता है, तो वो कौशल को उसी के दाव पे उसी की भाषा में उसे जवाब देती है कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, लेकिन खुद उसके अंदर में एक अलग तरह की वितृष्णा जन्म लेती है। तो जैसा कि नामवर सिंह भी इस उपन्यास के लिए कहते हैं कि वितृष्णा का इतना व्यापक और इतना गहरा प्रभाव उन्होंने किसी हिंदी उपन्यास में नहीं दिखा है। तो वो जो लेखिका है, जब उसके अंदर इस प्रकार की वितृष्णा जन्म लेती है, तो वो सबके प्रति निर्मम हो जाती है। हरितरन जिसके प्रति एक समय में वो बहुत स्नेह भाव रखती थी, उसके प्रति भी निर्मम हो जाती है। यहाँ तक कि उसकी माँ की मौत भी उसे नहीं छूती है। तो आप देखिए कि लेखिका एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सत्य पर अनजाने ही उंगली रखती है कि औरत के अंदर एक प्रकार का जो सत्य और सौंदर्य होता है, उसको उस वो जो सत्य और सौंदर्य की जो अलग जगती है, तो जो औरत है वो पूरी दुनिया के प्रति ममतामय हो जाती है। लेकिन यदि उस सत्य और सौंदर्य को, उसकी कोमल भावनाओं को कुचल दिया जाए, तो वो पूरे संसार के प्रति निर्मम हो जाती है। तो मृदुला जी जाने अनजाने इस बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सत्य पर अंगुली धरती है। अब मैं आती हूँ दूसरी चीजों पे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मृदुला जी ने ये भीमराव के ऊपर कविता लिखी है, बर्बर राव के ऊपर और किसान के ऊपर। मतलब उनकी जो कविताएं हैं, आप देखिए कि इसे आप कह सकते हैं कि प्रतिरोध का साहित्य है। और उन्होंने बर्बर राव के ऊपर क्यों लिखी, ये कविता दिखलाती है कि एक लेखक का दायित्व क्या होता है। कि जब भी ये भीमराव के पक्ष में लिखने का मतलब यही था उनका कि सामयिक जो युग चेतना है उससे वे भरपूर है, और वो किस प्रकार से जो अमानवीय सत्ता है उसका विरोध करती है। कविता की कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी। ये होता ही रहता है इस मुल्क में, क्यों आज हम अपराध बोध से भरे हैं, फनकार जिवे होते ही रहते हैं, बाज जो नहीं आते वह करने से, जो हम कहने से कतराते हैं। पर आज हद हो गई, सरकार वजीद है, बाबर आप कैद से रिहा होंगे तब, जब दुनिया से कुछ कर जाएं। रिहा कर देती तो हम शांत रहते, चाहे वे कुछ ही दिन जीवित रहते। हम कोविड को गुनाहगार बतलाते, कोविड को बड़ी उम्र से जोड़ देते। एक बहाना ही तो चाहिए था कि गुस्सा न फनफनाए भीतर, कहीं हम सड़क पर न उतर जाएं, हम मध्य वर्गीय सभ्य लोग। अरे अभी मंदिर बना है ना अयोध्या में नया नकोर, अभी वक्त कहाँ है गदर के लिए। हाँ रोना चाहो तो रो लो, आजाद हो, कोई नहीं रोकेगा छाती के, कहीं नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा छाती पीट रुदन से, इस रुदन को रुदाली कहते हैं। ये रोने के लिए रोया जाता है,
कीमत वसूल करके रोया जाता है। माहिर है हम अफसोस जतलाने में, अफसोस करने में नहीं, वरना आसान नहीं है क्रांति और रस का मिलन, जैसे बर्बर राव होना। बर्बर राव इंसान नहीं विचार है। आओ हम सब बर्बर राव हो जाएं, भूल जाएं रटे रटाए रचना के नियम, किसानों की तरह क्रांति गीत गाएं, क्रांति के अद्भुत और वीर रस में लीन हो जाएं, बर्बर राव हो जाएं। वैसे ही उन्होंने किसानों पर एक कविता लिखी है, सिर्फ 4 पंक्तियां मैं सुना रही हूँ। पर देखो तो धुंधलका छट गया, अब मैं आप सब देख सकेंगे, खिली चमकीली रोशनी में अपना और सबका सच, बेपर्दा बेलौस बेखौफ कर सकेंगे आंदोलन जन जन के लिए। आज हर हिंदुस्तानी बना फिर एक किसान है। मित्रों, एक चीज मैंने और देखी है कि जाने कितनी नदियों का पानी मिला हुआ है मृदुला जी में, कि जब वो लिखती है तो उनकी खूंटी में पूरी दुनिया समा जाती है। कठगुलाब उपन्यास मैंने पढ़ा है और सचमुच में ये बहुत चर्चित भी रहा है और बहुत तारीफ भी हुई है इसकी। और आप देखिए कितने वैश्विक संदर्भों से भरा हुआ है उपन्यास। दुनिया के कितने संदर्भ, कितनी घटनाएं विश्व दुनिया की इस उपन्यास में आपको मिल जाएंगी। और ये उपन्यास यद्यपि असफल मातृत्व की समस्या पे है, लेकिन मृदुला जी इसमें दिखलाती है कि दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े विराट व्यक्ति हैं, उनके अंधेरे कोने में किस प्रकार वासना कुल बुलाती है, और किस प्रकार आप देखिए कि जो साधारण लोग हैं उनकी असाधारण मेहनत, संघर्ष और जीवटता सामने आती है। तो ये जो उपन्यास है, मुझे कई बार ये लगता है कि ये एक सभ्यता और समय का विमर्श है इस उपन्यास में। लेकिन ये विडम्बना ही कहेंगे कि इसे भी हम लोगों ने इसी विमर्श के खाते में डाल दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे ये काफी पढ़ा गया, काफी चर्चा, लेकिन मैं इसे सभ्यता और समय विमर्श का उपन्यास ज्यादा मानती हूँ। मृदुला जी ने आप देखिए कितनी मौलिक चिंतन है और कितनी मौलिक दृष्टि है उनके पास, कि अभी उन्होंने उन्होंने महिला यात्रियों पर भी लिखा है, और उसमें उन्होंने सीता को पहली यात्री बतलाया है कि जो अपनी इच्छा से पति के साथ वनगमन करती है। इतनी विविधता है मृदुला जी के लेखन में कि इतने कम समय में शायद मैं बोल भी नहीं पाऊं। अभी उनका एक उपन्यास 2018 में सामने आया है, द लास्ट ईमेल। तो ये पूरा उपन्यास अंग्रेजी में लिखा गया। तो उनसे सवाल पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया, अंग्रेजी में आपने क्यों लिखा। तो मृदुला जी जवाब देती है कि जिस रूप में सरस्वती मेरे सामने आई, उसी रूप में मैंने उपन्यास लिखा, क्योंकि इसके जो 2 किरदार हैं, दोनों ईमेल अंग्रेजी में करते हैं। तो अब यदि मृदुला जी इसको हिंदी में लिखती तो उनको अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना होता। तो इसीलिए उन्होंने इसे वैसे ही रहने दिया। ये एक सघन स्मृति का एक व्यापक प्रभाव है इस उपन्यास पे। तो इस प्रकार आप देखिए कि उन्होंने काफी यात्रा वृतांत लिखे हैं। इनका जो अभी अभी हाल ही में मृदुला जी वे नायाब औरतें बोल के 3 पीढ़ी की महिलाओं के संस्मरण को लिख रही है, जो अभी आने वाला है, जिसके पूर्व अभी वो पढ़ रही है। तो इस प्रकार आप देखिए कि उनका जो लेखन है वो उनके लेखन के रेंज बहुत व्यापक है। वो जीवन की लेखिका है। मैं कहूंगी कि वो पीड़ित मानवता की आवाज है, और उनका जो पूरा लेखन है वो एक समकालीन भारत का आदम, एक समकालीन भारत का एक आईना है। धन्यवाद। मैं फिर उनके व्यक्तित्व पर बोलना चाहूंगी। जी जी, शुक्रिया मधु जी, इस बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। और मित्रों, जैसा कि इस कार्यक्रम की योजना बनी थी कि अपने वक्तव्य के पहले खंड में मधु जी मृदुला गर्ग के रचना जगत पर अपनी बात रखेंगी, उसके भीतर की जो विशेषताएं हैं उसे रेखांकित करेगी, और दूसरे खंड में उनसे जुड़े कई कई रोचक संस्मरण हैं, उनमें से कुछ को वे आज साझा करेंगे। और एक छोटा सा तीसरा खंड भी होगा जिसमें
इन दोनों रचनाकारों के कुछ एक चित्र हैं, उस पर भी हम मधु जी की टिप्पणियों को लेंगे। तो आइए इस दूसरे खंड में चलते हैं और जो संस्मरणात्मक अंश हैं, बातें हैं, उसको सुनते हैं। मधु जी, स्वागत। मित्रों, जब मैं पहली बार मृदुला जी से मिलने गई तो मैं थोड़ी आशंकित थी कि इतनी बड़ी लेखिका से मिलने तो जा रही हूँ, पता नहीं वो कैसे मिलेंगी। और क्योंकि उसके पहले कुछ बड़े लेखक से मिल चुकी थी, एक बड़े लेखक से, तो काफी उमंगित होकर मैं गई थी। लेकिन जब मैं लेखक के सामने आई तो मेरी सारी उमंग पर जैसे बिल्ली पंजा मार गई थी। मैं हुलसी तो होके कह रही थी और वे हूँ में जवाब दे रहे थे। तो दिमाग में ये था कि मैं पता नहीं मृदुला जी मुझसे किस प्रकार से पेश आएंगी। लेकिन अच्छा ये रहा कि जब मैं उनसे पहली बार ही मिली तो, हाँ, पहली बार मैं उनसे तब मिली कि जब आप देखिए कि एक काफी उनकी जिंदगी के सारे अधिकांश खूबसूरत परिंदे उड़ चुके थे। मतलब वो जो समय था एक प्रकार से जीवन के ढलान का समय ही आप कह सकते हो। लेकिन मिलने के बाद मुझे ये एहसास जरूर हुआ कि मृदुला जी जैसी शख्सियत जो हमेशा विचारों में की दुनिया में, भावनाओं की दुनिया में विचरण करती है, और जिनके जो कागज कलम दबात और दावत जिनके स्वप्न घर है, ऐसे लोगों से आप उम्र के किसी भी पड़ाव में मिलिए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसे लोग उम्र में जीते ही नहीं है, और हमेशा वो विचारों से, ऊर्जा से, सपनों से, स्वप्न उनकी आंखों में झिलमिलाते रहते हैं। एक बेहतर दुनिया का स्वप्न, एक बेहतर आम आदमियों की के जीवन को बेहतर करने के स्वप्न उनकी आंखों में झिलमिलाते रहते हैं। तो मुझे ये लगा कि हाँ, पहला मेरा ये एहसास रहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ उम्र कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। और दूसरा ये एहसास रहा कि मिर्जा जी एक बड़ी लेखिका थी, तो वैसा भड़कपन था उनमें। तो अपनी सारी विद्वता, अपने सारे यश प्रतिष्ठा के बावजूद जब मैं उनसे बात कर रही थी तो मैं कंफर्टेबल जोन में थी। मंद मंद हवा बह रही थी, आप कह सकते हो कि उनके घर के आंगन में हर श्रृंगार का पेड़ है वो भी झड़ रहा था। तो मैं काफी प्रमोदित और प्रफुल्लित होके उस दिन एक बदली हुई मैं के तरह घर में लौटी थी। और उसके बाद अक्सर मैं उनसे फोन पे बात करती थी, और मैंने उनमें, ये संयोग ही कहा जाएगा कि मैंने उनमें एक सखी का सा भाव पाया था। और हमारी जो बातें होती थी वो साहित्य पर होती थी, और साहित्य के अलावा भी बातें होती थी। विशेषकर जो उनकी राजनीतिक सोच है, जो उनकी मौलिक दृष्टि है, जो विश्व चेतना है, विश्व राजनीति की जो समझ है उनकी, तो उससे मुझे बहुत दाना पानी मिलता था। तो मेरी वो जो भूख थी उसे वो बहुत तृप्त करती थी। हमारी बातें होती थी, कभी कम्युनिज्म पे होती थी, कभी चीन की क्रांति पे होती थी, कभी अविभाजित चेकोस्लोवाकिया पे होती थी, यहाँ तक कि हमारी शायद उनपे क्यूबा क्रांति पर भी हुई। अमित शाह पे होती थी, मोदी जी पे होती थी, आम आदमी पार्टी पर भी होती थी। और मैं खूब बोलती थी, और मृदुला जी बहुत धैर्य से मेरी बकझक सुनती थी, कि बहुत धैर्य से वो मेरे कंफ्यूजन्स को, मेरे खुआसे को हटाती थी। तो जब मैं उनसे बात करती थी मैं काफी समृद्ध होके एक बदली हुई मैं होती थी। उन्हीं शुरुआती जो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उसी दौरान मुझे एक घटना याद आ रही है कि एक बार एक पत्रकार का मैं संस्मरण पढ़ रही थी। तो वो अपने समय के दो महान विभूतियों की चर्चा करता है, गांधी जी और नेहरू जी। तो वो कहता है कि जब नेहरू जी कहीं आते थे किसी सभा में, तो पूरा प्रभा मंडल उनके पीछे पीछे चलता था। वो अलग से ही भीड़ में दिखते थे। और लेकिन जब वो किसी व्यक्ति से मिलते थे, जिस भी व्यक्ति से मिलते थे, वो जब उनसे मिल के लौटता था, तो उसके सरोवर का पानी थोड़ा घट जाता। वो 21 से 19 हो जाता नेहरू जी से मिलने के बाद। और जो और वही पत्रकार लिखता है कि जब कोई व्यक्ति गांधी जी से मिलने जाता था तो गांधी जी का कोई अलग से प्रभामंडल नहीं चलता था। लेकिन जब वो व्यक्ति गांधी से मिलता था तो गांधी जी इस प्रकार से उसमें आत्मविश्वास डाल देते थे कि वो 19 से 21 हो जाता था।
तो मैं कह सकती हूँ कि मिथिला जी मेरे लिए नेहरू जी नहीं थी, वे मेरे लिए गांधी जी थी। इसका एहसास मुझे 2 बार हुआ। पहली बार हुआ जब मैंने उन्हें अपना उपन्यास सेज पर संस्कृत दिया। मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी कि वो पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। और फिर उसके बाद 1-1.5 महीने बाद ही मेरी उनसे ऐसे ही फोन पे बात हुई। तो बहुत धीमे से डरते हुए मैंने पूछा कि उपन्यास आपने पढ़ा? तो मिथिला जी ने एक लाइन में जवाब दिया सिर्फ, कि काश ये उपन्यास मैंने लिखा होता। अब विश्वास कीजिए, मुझे तो लगा जैसे बिजली छूते हुए निकल गई है। मैं उम्मीद नहीं करी थी। तो ये होता है एक बड़े लेखक का बड़प्पन, कि देखिए कि वो किस प्रकार छोटे लेखक को संस्कारित ही नहीं करता है, आत्मविश्वास विश्वास की संजीवनी देता है। और जैसे ही मिथिला जी ने कहा कि काश मैंने लिखा होता, वो शब्द मेरी अंतरात्मा में, मेरी चेतना में खुद गए और शायद कभी मिटेंगे नहीं। तो ये थी मिथिला जी। और उसके बाद आप देखिए कि चूंकि उन्होंने मुझे बहुत छूट दे रखी थी, और मैं भी छूट का फायदा भरपूर उठा रही थी। तो फिर मेरा एक बार मन हुआ कि देखे वो अपने जीवन में कैसी है। और और संयोग से मुझे मौका भी मिला, मैं दिल्ली गई 2 बार 3 बार शायद। मैं उनके दिन मतलब 4-5 घंटा मजे से उनके घर में रहती थी। और मैंने ध्यान दिया कि इस उम्र में भी मिथिला जी अभी भी एक योद्धा है। आप देखिए कि सारा उनके पति बीमार भी रहते हैं और वो 87 के भी हैं, कम भी सुनते हैं। तो घर के सारे गोरख धंधे उनके जिम्मे हैं। वो चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न हो, चाहे वो बिजली का बिल भरना हो, चाहे वो घर की मरम्मत हो, चाहे वो रोज के गोरख धंधे हो, वो सब करती है आराम से। 12 बजे के पहले आप उनको फोन नहीं कर सकते हो। और उसके बावजूद मैंने देखा कि उनकी जो जो मेहमान नवाजी है, कि आप उनके घर से, आप खुद तो क्या, आपका जो ड्राइवर है वो भी बिना नाश्ता किए चाय पिए नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज मैंने देखा कि वो कभी विश्राम नहीं करती है। उन्हें शायद, कई लोग होते हैं ना कि उनके उनको आराम करने में विश्राम ही नहीं, विश्वास ही नहीं होता। वे पूरी रात ही सोने की तैयारी में बिता देते हैं। तो ऐसे ही है मिथिला जी। मैंने देखा या तो वो पढ़ती रहेंगी, पढ़ती नहीं तो लिखती रहेंगी, लिखती नहीं तो वो चलती रहेंगी। चलते चलते वो कब अपने भीतर चलने लगेंगी आप नहीं कह सकते हो। और एक जो रचनाकार का जो एक रचना का जो पाखी होता है, वो उनके अंदर फड़फड़ाता रहता है हर वक्त। और जो उनकी जो रचना की तीर होते हैं, वो देखिए आप प्रत्यंचा पर समय तने रहते हैं। रात के 12 बजे का समय है सोचिए, और उन्हें एकाएक सूझता है कि जो मिलजुल मन का शिल्प इस प्रकार हो सकता है। और वो ठीक उसी समय उठ के कंप्यूटर पे वो लिखने लगती है। तो एक इतना वो मतलब कह सकती हूँ कि वो इस प्रकार से लेखन के प्रति समर्पित है, और इतनी वो मेहनती है कि ऐसे मतलब मैंने अपने जीवन में कम देखा है कि जो इस प्रकार जिसके भीतर रत्ना का पाखी हर समय फड़फड़ाता रहे, तीर प्रत्यंचा पे हमेशा चढ़ा रहे। तो ऐसी है मिथिला जी। और मेरे संग तो ये मेरा सौभाग्य ही कहूंगी कि मैं अपनी हर रचना तो नहीं कहूंगी, लेकिन प्राय महत्वपूर्ण रचना उनसे डिस्कस करती रहती थी। स्पेशली जब जब मैं उपन्यास लिख रही थी ढलती सांझ का सूरज, तो मैं हर गाहे बगाए उनको अपने उपन्यास की कहानी सुनाती, इतना सुनाती कि उनको तो याद ही हो गया था। तो फिर मैं उनको अपने शीर्षक बतलाती, तो कहती नहीं, तुम्हारा उपन्यास का कथ्य तो ऐसा है ही नहीं। मतलब उनको सब याद रहता। तो कितना ध्यान से वो आप सुनती थी, आप सोचिए। कहती नहीं मधु, तुम्हारा कथ्य ये है ही नहीं। तुम तो वहां पे तलाश कर रही हो, तुम जीवन की तलाश में है, वो सार्थकता की तलाश में है। और तलाश करते करते वो किसानों के गांव में पहुंचा है। तुम इसे किसानों के ऊपर केंद्रित या आत्महत्या पर केंद्रित कैसे कर सकती हो? लेकिन मेरी कमजोरी या मेरा मुंह कहिए कि मैंने उनके शीर्षक एक भी नहीं लिए। लेकिन कभी इससे फर्क नहीं पड़ा। एक जो बड़प्पन है वो ये था, उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ता था, वो फिर बतला देती। और आप देखिए कि मेरी कहानियों को, कितनी कहानियों को उन्होंने मतलब कि वो कोड़ी की कहानी होने से बचाया। मैं एक कहानी लिख रही थी, उलझन। तो वो कहानी, उस कहानी के बीच ही मुझे मिथिला जी से बात करते वक्त ही मिले, किसी बात पे, क्योंकि हमारी बातें बहुत साहित्यिक लेवल की होती थी। तो किसी बात पे मिथिला जी ने कहा कि देखो मधु, हिंदी साहित्य में तुमको ऐसी बहुत सी कहानियां मिल जाएंगी जहाँ पे जो स्त्री है वो विरह में तड़प रही है, और पुरुष
मतलब बचपन की मोहब्बत या जो भी हो, फिर वो चला जाता है, लेकिन जो स्त्री है वो उसी की आंच में उसी से ताप पाती है। लेकिन ऐसी कोई कहानी तुमको नहीं मिलेगी कि जब उल्टा हुआ हो, कि प्रेम पुरुष की तरफ से व्यक्त किया गया और स्त्री की तरफ से नहीं हो, और स्त्री अपने जीवन में मस्त है, पुरुष आज भी उसी की आंच में उसी की आंच से ताप ले रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे ही कहा, मेरे दिमाग में चमका कि ऐसी घटना एक यूनिवर्सिटी की हुई थी। तो मैंने उस पर कहानी लिखना शुरू किया, और मैं मिथिला जी को हमेशा बतलाती कि देखिए ये कहानी ऐसे बढ़ रही है। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि कहानी दो मित्रों के बीच है, युवक युवती के बीच है। एक जो युवती है उसके अंदर में कोई वैसी फीलिंग नहीं है आसक्ति की, और जो युवक है वो दोस्त दोस्त भी है और आशिक भी है। तो मैंने उस पर पत्नी का एंगल डाल दिया। मिथिला जी ने कहा, मधु तुम अपनी कहानी को दो कौड़ी का बना रही हो, तुम एकदम उसमें उसका एंगल मत डालो। और बाद में मैंने सोचा कि एकदम सही कहा उन्होंने। और मजे की बात देखिए कि जब ये कहानी छप गई, मिथिला जी ने इसे पढ़ा, और मतलब आप ये देखिए कि दो लेखकों के बीच में कितने अंतर रिश्ते भी होते हैं, और एक जूनियर लेखक होते हुए कितना फायदा ले सकता है। तो मिथिला जी से मैंने पूछा कहानी कैसी लगी, तो उन्होंने पहली बार पढ़ा और कहानी की बहुत तारीफ कर दी कि कहानी बहुत अच्छी है, भाषा भी अच्छी है। मैं बड़ी खुश। फिर पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने दोबारा कहानी पढ़ी होगी, तो दोबारा उनका मैसेज आया कि मधु, इतनी भी खुशी होने की बात नहीं है, तुमने अपने विचार नायिका के ऊपर थोप दिए हैं, नायिका से थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। अब खुशी तो मैं हो ही चुकी थी। तो उनका दोबारा जो मैसेज आया कि इतनी खुशी होने की बात नहीं है, कहानी को तुम दोबारा लिखो। तो दोबारा वो कहानी लिखी जाएगी, डेफिनेटली लिखी जाएगी। एक दो घटना का और जिक्र करना चाहूंगी कि मृदुला जी उनसे मैं गाहे बगाहे बात करती रहती थी, क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि जब भी मैं उनसे बात करती मैं काफी समृद्ध होती। मुझे लगता कि मैं एक बेहतर मैं हो गई हूँ। तो लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि मृदुला जी ने इतनी छूट कभी नहीं दी कि मैं जब चाहूँ उनको फोन कर दूं। मैं उनको मैसेज देती, पूछती, फोन कर लूं, और उनका जवाब आता कि हाँ बात हो सकती है, या मान लीजिए वो कहते कि नहीं बात करने का मन नहीं है, तो मैं फोन नहीं भी करती। तो एक बार ऐसी बात टलता ही जा रहा है, टलता ही जा रहा है, मृदुला जी कह रही है कि नहीं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने एक बार देखा कि वो व्हाट्सएप में देख के मालूम पड़ जाता है कि आप ऑनलाइन हो या नहीं हो। तो मैंने देखा कि मृदुला जी तो मजे से ऑनलाइन है, 2-3 घंटे से ऑनलाइन ही चल रहा है। तो मैंने उन्हें मैसेज लिखा कि आपकी तबीयत तो ठीक है, आप तो 2-3 घंटे से ऑनलाइन पे हो। तो मृदुला जी ने मुझे दोबारा भेजा कि मधु मैं ऑनलाइन पे इसलिए हूँ कि मुझे डॉक्टर से बात करनी है। तो मुझे अपनी गलती महसूस हुई। तो मैंने उन्हें मैसेज देखा कि सॉरी, मेरी कल्पना मेरे यथार्थ के अनुसार चलती है। तो उन्होंने फिर मुझे ठोका कि अपनी कल्पना से कहो कि वह दूसरा का यथार्थ भी देखे। तो आप देखिए कि इतना अंतरंग नोक झोंक वाला रिश्ता मुझे नहीं लगता कि हमारी पीढ़ी में वाह वाह। किसी और लेखकों के बीच हुई होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता। लेकिन मिथिला जी से मैं बहुत छूट ले लेती हूँ कि कई बार तो ऐसा होता है कि ये थेरेपी है कि किसी कारण से मैं उखड़ गई, तो मुझे मिथिला जी को फोन करना ही करना है। फिर साहित्य की चर्चा होती है, रसभरी बत्तियां होती है। और मिथिला जी की एक चीज मैंने देखी थी कि मिथिला जी भी जब अपने मित्रों के बारे में, विगत दिनों के मित्रों के बारे में, चाहे वो उनकी माँ हो, चाहे वो मंजुल भगत हो, चाहे वो जैनेन्द्र हो, चाहे वो राजेंद्र यादव हो, चाहे वो मनोहर श्याम जोशी हो, कि जब वो बात करती तो अपने हृदय के सारे माधुर्य और सौंदर्य को उंडेल देती। उस समय उनको सुनना, आप यकीन मानिए कि जैसे भोर के उजास में आप जंगलों से गुजर रहे हो। अद्भुत होता, अद्भुत। एक बार मुझे अच्छे से याद है कि मृदुला जी ने, एक मिनट, हाँ, अपनी पुस्तक कृति और कृतिकार में भी उन्होंने मनोहर श्याम जोशी का अद्भुत शब्द चित्र उकेरा है। कृष्णा सोक्ति पर लिखा उनका एक वाक्य मुझे बहुत प्रिय है, जहां वे जैनेन्द्र के कथन कृष्णा सोक्ति के साहित्य में सेक्स का जश्न है के जवाब देती हैं कि जश्न सेक्स का नहीं भाषा का है। यानी ये मिथिला जी बतला रही हैं कि कृष्णा, जो जैनेन्द्र कह रहे हैं कि कृष्णा सोक्ति के जो साहित्य में
सेक्स का जश्न है। और मृदुला जी कहते कि नहीं, वो जश्न सेक्स का नहीं है, वो भाषा का है। और अपनी माँ के बारे में मृदुला जी कहती है, उसमें उनमें खूबसूरती, नजाकत और दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि इन खूबियों में से यदि हम सिर्फ नजाकत को हटा दें तो ये सारी खूबियां हमारी मृदुला जी में भी आपको मिल जाएंगी। अच्छा, मृदुला जी से मैं जब बात करती तो एक बार उन्होंने मुझे कई साहित्य का मूल मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि देखो मधु, जो कोई भी रचना होती है वो कला के भीतरी आलोक से आलोकित होती है। और संवेदना के गहन पलों में कभी भी तुम्हें अपनी संवेदना को स्त्री और पुरुष के ढांचे में नहीं बांटना चाहिए। यानी जब संवेदना के गहन जो तुम्हारे पल है उनको तुम वैसे ही लिखो, उन्हें तुम जनाना मदाना खानों में मत बांटना। क्योंकि हर रचना जो होती है वो कला के भीतरी आलोक से आलोकित होती है। और ये उनका मंत्र मुझे बहुत काम आया। और आज भी जब मैं लिखती हूँ तो मैं पूरी ईमानदारी से लिखती हूँ। मैं कभी, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया कि जब जब लेखक लिखता है तो उसकी दृष्टि लिखवाती है उससे, उसकी कल्पना, उसके सरोकार, उसके अनुभव, उसकी अनुभूतियां, उसकी पृष्ठभूमि, वो सब मिलके एक दृष्टि बनती है। और दृष्टि का कोई लिंग नहीं होता है। ये बात मुझे बहुत पसंद आती है उनकी। और इसीलिए आज जब भी मैं लिखती हूँ कभी मेरे दिमाग में नहीं आता कि मैं एक स्त्री हूँ या मुझे स्त्री संवेदनाओं पर ही लिखना चाहिए, या मैं ऐसा लिखूंगी तो मैं एंटी फीमेल लोगों के द्वारा एंटी फीमेल कहलाई जाऊंगी। ऐसा मुझे कभी दिमाग में नहीं आता है। क्योंकि अंततः हर रचना एक कला होती है। वो कला का कोई लिंग नहीं होता, मैं ये मानती हूँ। और अंत में मैं यही कहूंगी कि मृदुला जी से काफी कुछ सीखा है, काफी संस्कारित हम होते हैं। और आज भी मृदुला जी, आज भी आप देखिए कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जीवन बीच से बीच से महावृक्ष बनने का एक अद्भुत सफरनामा है, ऐसे व्यक्ति कभी उम्र में नहीं जीते हैं। आज भी आप देखिए कि उनके संग रहना, कला और संस्कृति के संग रहना होता है, सुंदर विचारों के संग रहना होता है, सुंदर भावनाओं के संग रहना होता है, सत्य सौंदर्य प्रेम उनके हमसफर होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कह सकती हूँ कि ऐसे व्यक्ति कभी स्वप्न विहीन नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में दुनिया की बेहतरी के, आम आदमी के बेहतरी के सपने झिलमिलाते रहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति कभी उम्र में नहीं जीते हैं। और मृदुला जी भी उम्र में नहीं जिएंगी और आने वाले समय में अपनी कलम से रोशनी बिखेरती रहेगी। धन्यवाद। जी शुक्रिया मधु जी। बेहद जी आत्मपरक बातचीत, और जिस रचना में जिस आलोक को मृदुला गर्ग जी बतलाती हैं और जिसकी आपने चर्चा की, कहीं न कहीं आपके भीतर भी वही आलोक हमें दिखाई पड़ रहा था जब आप मृदुला जी पर ये सब बातें कह रही थी। बहुत ही अच्छा लगा। और दो रचनाकारों के बीच की यह दोस्ती, यह रागात्मक और सर्जनात्मक संबंध कितने काम का होता है, आज हम इसको भी कुछ अधिक गहराई से समझ पाए। बहुत बहुत आभार आपका मधु जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ सपना सिंह जी, प्रियंका श्रीवास्तव, अमित मिश्र, प्रज्ञा रोहिणी, मधु मेहता, रजनी रानी, माला सिंह, भरत शर्मा, बंकिम जी और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। संभव है कुछ एक मित्रों के नाम यहां पर छूट भी रहे हो। तो हमने देखा साथियों कि किस तरह से, चाहे वह आलोचनात्मक विश्लेषण हो और
बाद की बाद की कड़ी में या बाद के हिस्से में मधु जी ने जिस तरह से संस्मरणात्मक जो रंग है, जो इंद्रधनुष है, उसके तमाम रंग बिखेरे अपने वक्तव्य में, वह काफी अच्छा लगा और हम सभी लोग उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए, अच्छा लगा। ऐसे में एक कहानी की भी चर्चा अपने शुरुआती वक्तव्य में मधु जी ने की थी, और वह भी एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी जिस पर उन्होंने विस्तार से बातें की, जूते का जोड़ गोभी का तोड़। इसमें भी दो दोस्तों की जो कहानी है, दोनों के बीच जो रागात्मक संबंध है, वह समाज द्वारा स्थापित निर्धारित ऊंच नीच के विभेद को अस्वीकार करता हुआ संबंध है। इन दोनों रचनाकारों के भीतर भी जो एक सहज संबंध है, जिस तरह से एक अपने आप विकसित होता हुआ संबंध है, वह भी बहुत खास है। जब इस कहानी की चर्चा हुई है, जूते का जोड़ गोभी का तोड़, बहुत ही रोचक कहानी, और समाज की जो विषमताएं हैं उसकी चर्चा तो है ही, मगर दो स्वाभिमानी दोस्त कैसे उससे बेखबर अपना जीवन जी रहे हैं, अपने संग साथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यह कहानी उसकी भी है। और अंत में यह कहानी मार्मिक है, क्योंकि मोची की मौत हो जाती है। तो उस अंतिम हिस्से को सुनते हैं, क्योंकि यह भी एक ऐसी कहानी है मृदुला गर्ग की जो हमारा ध्यान खास तौर से खींचती है। एक छोटा सा हिस्सा पढ़ता हूं, इसके बाद हम इन दो रचनाकारों के कुछ संयुक्त चित्रों को देखेंगे। यह कहानी जूते का जोड़ गोभी का तोड़, बाद में इस नाम से मृदुला गर्ग का कहानी संग्रह भी आया वर्ष 2006 में। तो छोटा सा हिस्सा और अंतिम हिस्सा सुन लीजिए जी। कुठरिया पर पहुंचे तो मोची पर अच्छा खासा खांसी का दौरा पड़ लिया। लाला ने झट लौकी का गर्म गर्म शीरी लच्छा खाने को दिया। लच्छा अंदर और खांसी काफुर। मोची बोला, सच में करामाती है तुम्हारी लौकी, फोटो कहां है? अरे फोटो की एवज में ही तो असली लौकी मिली, दोनों लाते तो बनिया मानता। असली बनिया तो तू है, मैं कहां, मैं तो माली हो लिया। पर वह सब कल, अभी पढ़कर सो, और सुन, मुझे सुबह जगाइयो मत, देर तक सोऊंगा। लाला लौकी बेच यूं सोया कि आंख जब खुली सूरज सिर पर था। कुठरिया धूप से चकाचौंध हो रही थी। मोची तो निकल लिया होगा, लाला ने सोचा, पर देखा क्या कि वह तो अब भी खेस लपेटे सोया पड़ा है। वाह, खेस खूब माफिक आ गया रे मोची। बांह से थाम हल्के से हिलाया। हिलना तो दूर, देह यूं अकड़ी मिली जैसे बर्फ की सिल्ली। मोची चल बसा था। क्रिया से लौटा तो सबसे पहले लाला ने मोची के खोखे पर एक बड़ी सी कील ठोकी। जूतों का जोड़ा कायदे से उस पर टांगा और इनाम में मिली ताजे गेंदे के फूलों की माला सिर नवाकर उन पर चढ़ा दी। कितनी प्यारी भाषा और क्या कहानी, अद्भुत। इसलिए मुझे लगा कि आज जब मधु जी ने इस कहानी की चर्चा की है, तो क्यों नहीं इसका लाभ उठाते हुए इसका यह अंश पढ़ लिया जाए। तो मित्रों, बेहद रोचक कड़ी रही आज की, और जाते जाते वे कुछ एक हम चित्र देख लें और मधु जी की उस पर टिप्पणी ले लें, और फिर कार्यक्रम को विराम देंगे। जी मधु जी।
मधु जी कुछ मैं कहें। जी। जी मैं एक घटना का जिक्र करना भूल गई। वो जो प्रेमचंद स्मृति सम्मान मिला है ना, उसकी फोटो एक बार दिखला दीजिए, फिर मैं उसकी कहानी कहूंगी। वो बहुत जरूरी मुझे कहना है। अर्पण जी। हाँ जी। अब मित्रों, आप सोचिए कि कोई बड़ा लेखक क्यों बड़ा होता है, और क्योंकि वो अपने जो जूनियर लेखक को संस्कारित करता है। वो कैसे करता है? अपनी उदारता से, अपने विचारों से, और उसके प्रति वो कुछ सेक्रीफाइस भी करता है, उसकी भावना भी रखता है। मेरे संग ऐसा हुआ था कि मुझे प्रेमचंद स्मृति सम्मान मिलने की घोषणा की गई थी। अब मेरी दिली इच्छा थी कि ये सम्मान मुझे मृदुला जी के हाथों से मिले। तो आयोजकों से मैंने कहा, तो आयोजकों ने कहा कि अरे, जो बांदा में तो कोई फ्लाइट नहीं है, और ओवरनाइट जर्नी है, और मृदुला जी के स्वास्थ्य और उम्र को देखते हुए तो संभव नहीं होगा उनके लिए आना। मैंने कहा, होगा देखिए तो सही, शायद मृदुला जी यहाँ भर जाए, वहां भर ले। और मजे की बात देखिए कि मृदुला जी यहाँ भर ली। आप सोचिए कि वो ओवरनाइट जर्नी करके आई। ये घटना है 2019 की, है ना। तो वो पूरी ओवरनाइट जर्नी करके बांदा पहुंची, और सिर्फ 4 घंटा वो रही। मुझे सॉल उड़ाया, और मेरे बारे में बोला। और बोला मतलब क्या, वो सब कुछ, मतलब कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जो मेरे यात्रा वृतांत है उसका भी जिक्र कर दिया, सारे उपन्यासों का जिक्र कर दिया। मैं हैरान कि मृदुला जी ने इतना मुझे कब पढ़ लिया। और उसके बाद सोचिए कि फिर वो वापस पूरी ओवरनाइट जर्नी पर चली गई। तो ये होता है कि मैं आपको कह नहीं सकती कि शायद कि कितने सीनियर लेखक ऐसे अपने जूनियर लेखकों की, अपने अनुज लेखकों की का मान रखते होंगे, उनकी इच्छा का मान रखते होंगे। तो ये जो तस्वीर है वही वहीं की है, बांदा के प्रेमचंद स्मृति समारोह की है। धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, शुक्रिया। और यह वाला चित्र। ये उनके घर की बालकनी का है। मृदुला जी को बागवानी करने का बहुत चाव है। मेरे ख्याल से वो जो भी खाली समय बचता है ना, तो वो नए से नए पौधे लगाना, बागवानी करना, वो सब करती हैं मृदुला जी। उनके घर की बालकनी में देखिए काफी सुंदर सुंदर एक प्रकार से फूलों के गमले लगे हुए हैं। जी वो जैसे हम लोगों के लिए, जैसे वो हम लोगों के लिए माली है ना, कि भाई जहां भी गलत चीज लिखी हुई है, कम अच्छी चीज लिखी हुई है, घास फूस है, वो हटा देती हैं लेखन में भी। वैसे वो अपनी जिंदगी में भी एक अच्छी मालिन है। वाह, सचमुच बिल्कुल सही कह रही है। और आगे बढ़ते हैं। और मित्रों, एक चित्र तो हमने यह देख ही लिया, इसको भी देखते हैं जी। ये भी मधु जी। वहीं का ही है, बांदा का ही है, ये भी बांदा का ही है। ओके, उसी कार्यक्रम का है। जी। जी मैं इतनी बार मिली, लेकिन मैंने फोटो कभी ली नहीं। मुश्किल ये है कि मैं बातों में, हम लोग इतने डूब जाते कि मुझे कभी फोटो लेना याद ही नहीं आता। इसलिए ये सारी तस्वीरें वहीं की है। मैंने लेकिन तस्वीरें ली नहीं उनके संग अपनी। जिस तरह की सचलता, जिस तरह की छवियां आपके भीतर अंकित हैं मृदुला जी की, वे सब इन सभी चित्रों से बहुत ऊपर हैं मधु जी। जी बहुत ही जी। अच्छा लगा। और मित्रों, हम लोग ढाका डायरी भी पढ़ रहे हैं, और उसी ढाका से आज मधु जी को सुन भी रहे हैं। एक बार पुनः धन्यवाद आपका मधु जी, और तमाम साथियों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। कल एक नई कड़ी में हम पुनः मिलेंगे। मृदुला गर्ग जी पर यह एकाग्र जारी है। शुभ रात्रि।